प्लीज उसे एक बार सॉल्व करो। नहीं नहीं, पूरा सॉल्व करना है। और आपके पेपर्स का फॉर्मेट भी आई थिंक आ चुका है। एक दो दिन में आई एम सपोजिंग कि आपका सैम्पल पेपर भी आ जाएगा। देखो बुक में जो दी हुई है वही लिखने के। मैं ना आशवी अपना ये बोर्ड दोबारा से स्टार्ट करूंगी। आशवी एंड आरुष। हाँ, आपने नहीं भेजा शायद, मुझे दामिर के से आया था। आपका तो आपके स्कूल से आया था ना, जो सीबीएसई की गाइडलाइन आई है, मैं उसकी बात करूँ। उन्होंने मुझे भेजा है, एनुअल एग्जाम पैटर्न है 40-20-40 आपका। 40% will be case based questions, MCQ, source based other type, objective type questions 20%, 40% long short। 40-20-40 का फॉर्म है। इंटरनल ऑप्शन आएगी, इंटरनल ऑप्शन होगी, वैसे ऑप्शन नहीं होगी। चलो लेट्स सपोज, कोई बात नहीं। चलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विद रूल प्लस प्रूफ दोनों लिखना है। क्या हो गया? ठीक है। सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, इसका जो रूल है वो भी याद करना है। लिखते चाहे प्रूफ में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ही है, बट हमें लिखना होगा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू any side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. यही है, the other two sides are divided in the same ratio। इस रूल को भी याद करना है, because sometimes they say state and prove the basic proportionality theorem। कभी कभी कहा जाता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो पहले बैठकर आज उसका प्रूफ ही लिखना है हमें। ठीक है, तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ट्रायंगल एबीसी डीई, लाइन पैरेलल टू बीसी। आपको पता है आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो लाइक दिस। इसमें ना अपने लेटर्स को चेंज मत करना, जो एक चीज याद रख रहे हो वैसे ही रखना, बिकॉज उससे ना लिखना, बिकॉज ये आएगा तो ऐसा ही आएगा, इसमें कोई चेंज और नहीं है। तो रट्टा मार लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वहां पे सिर्फ लिख कर आनी है। सो मेक श्योर, डायरेक्टली प्रूफ करवा रही हूँ, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हमने लिखी हुई है। मेन है अब इसका प्रूफ हम याद कर ले। तो प्रूफ में पहले हमने कौन सा लेना है, ट्रायंगल। हम पहले लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस पहले ये रीजन लिख दो, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं क्या कर रही हूँ, जो आपकी बुक में प्रूफ स्टेप बाय लिखा हुआ ना, मैं उसी को दोबारा से लिख रही हूँ। सो नोबडी कैन क्वेश्चन कि ये क्यों किया, वैसा क्यों किया, यहाँ हाफ मार्क काट लो, वहां एक नंबर काट लो, वो नहीं होना चाहिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, सबसे पहले निकालूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है एडीई। क्या हो जाएगा इसका एरिया, हाफ इंटू, फर्स्ट आई विल टेक साइड एडी multiplied by en, then I'll take side AE and multiply it with DN। ऐसे ही दो ट्रायंगल्स और लेने हैं, एक का बेस BD होगा, एक का बेस EC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ इंटू BD, और BD के साथ ऑल्टीट्यूड जो आता है वो EN है। देखो जहां AD है, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन BD,
इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूव करना है ना मुझे। तो जहां पे मैंने साइड जो पार्ट लिया है AD का लिया है, तो मेरे पास साथ में पार्ट कौन सा आएगा? BD का। समझ में आ गया? AD के साथ परपेंडिकुलर कौन सा था? EN। तो BD के साथ भी परपेंडिकुलर कौन सा होगा? EN। दीज आर सम कीवर्ड्स टू रिमेंबर इट, टू वहां पर अगर हम कंफ्यूज भी होते हैं तो ये सब चीजें हमें वहां पर हेल्प करती हैं टू सी कि नहीं हम ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। समझ में आ गया? देयर इज सम रिलेशन, कुछ ना कुछ, अगर कुछ सिर पैर ना हो ना थ्योरम का, तो मैं हमेशा एक ना स्टोरी टाइप या उसके एक लिंकिंग वाइज कुछ बनाती थी कि क्यों हम ऐसा ले रहे हैं, क्यों मैंने BD को EN के साथ लिया, क्योंकि मुझे AD और BD को इकट्ठा रखना है। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट आई विल टेक ट्रायंगल CED, सॉरी, CED। ठीक है ना? तो मैंने ट्रायंगल लिया CED, जिसको मैं लिखूंगी हाफ इंटू CE या EC इंटू DM। ठीक है ना? ये वाला ट्रायंगल लेके CED लेकर CE बेस और DM परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है? ये जो दो नए ट्रायंगल्स लिए हैं, कौन से वाले? BDE एंड CED, इनके एरियाज क्या है आपस में? इक्वल। क्योंकि हमने क्या रीजन लिखा था? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel lines are equal in area. The triangle ऐसे लिख दोगे, triangle BDE and triangle CED are on same base DE and between same parallel lines कौन सी? DE and BC. Therefore area triangle BDE is equal to area triangle CED। और क्योंकि हमें रेशियो की बात की हुई है तो हम रेशियोस फॉर्म करते हैं आगे। ठीक है? AD की रेशियो BD के साथ, AD की रेशियो एक बार CED के साथ। सो आई विल टेक नाउ लाइक दिस, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू BD इंटू EN। ये EN और ये हाफ कैंसिल हो गया। ऐसे ही आप लोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू EC इंटू DM। कैंसिल हो गया, हाफ हो गया तो, है ना? तो इसको लिया 1, इसको लिया 2, और जो हमने एरियाज इक्वल लिए थे ये, इसको लिया 3। क्योंकि अब हम ये नहीं कहेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वल है वो इक्वल है, कुछ नहीं लिखेंगे। हमने दो रेशियोस फॉर्म की कि ये रेशियो आ गई AD अपॉन BD और ये रेशियो आ गई AE अपॉन EC। तो सबको पता लग ही रहा है इसमें, तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? ये सिर्फ अपने समझने की बात होती है, हमारे माइंड में क्लियर हो कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर्स भी हमने सेम कर दिए, क्योंकि आपने अभी लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो ये तीन चीजों के साथ हमने प्रूव कर दिया दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नो फर्दर रीजनिंग रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया? इतने से रीजनिंग खत्म होती है हमारी, इसमें और रीजनिंग नहीं चाहिए होगी। तो यहां से लिख देंगे हेंस। क्लियर हो गया बच्चे सबको? समझ में आ गया सबको? ये फरगुन नहीं आई आज का साइंस टेस्ट है? हाँ, आज है ट्यूसडे को, सैटरडे नहीं हुआ था? तो रोज टेस्ट होगा। आप मैथ्स के लिए भी आ जाओ, क्योंकि मैथ्स का भी टेस्ट थर्सडे को है आपका। ठीक है? हाँ जी, इसी थर्सडे को। कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 8। ठीक है? अंबिका, आश्वी, अर्जुन,
हरगुन, गुरशान, आरुष इज ऑनलाइन, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर, तन्मय नहीं आया आज, टेस्ट है इसलिए। मिला था अच्छा काम है इनका। हरगुन, श्रेष्ठ और आरव ने तो कहा हुआ है कि नहीं आएगा। क्यों उसको एक पेपर में चैप्टर आना नहीं है? 2 दिन छुट्टी मार के तो बहुत हो गया, जा रहा हुआ छुट्टी मारो। सीरियस है, अब टेस्ट लो, उसको भी बोलो हमारा फ्रेंड है, वैसे तो बड़ा मिलते हो। चलो ये हो गया बच्चे सबका। कोऑर्डिनेट आपको करवाया, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट आपके टेस्ट में आना है। पढ़ लो कभी तो आएगा। पढ़ लो कभी तो आएगा। बेसिक्स ही करवा रही हूँ, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे, पढ़ लो। अब कर लिया है तो पढ़ लो, पेपर में नहीं आना ठीक है, फाइनल्स में छोड़ देंगे अभी फिलहाल, मतलब एट द एंड थोड़ा छोड़ देंगे, पर अभी कर चुके हो तो एक बार कर लो। एरिया लिखा ही हुआ, सिलेबस में मेंशन नहीं है। मैम से पूछ लो, क्योंकि आपके सिलेबस में जो आपका ये भी चेक भेजा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है। सीरियसली डोंट नो, क्योंकि कुछ भी अभी अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा, रिलेटेड पार्ट में लिखा हुआ है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ड्रॉप टॉपिक्स एंड चैप्टर में 7.4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2, अगर एक चीज कंफर्म हो जाती है, कुछ करवा देते हैं कुछ नहीं करवाते, कंफ्यूजन हो जाता है कि करवाना है कि नहीं। मैंने एक बार करवा दी थी और कहा था मैम एक्स्ट्रा करवा रही हो, नहीं होना चाहिए। अब आपके स्कूल में करवा दिया, बट बोर्ड की तरफ से तो लिखा हुआ है ना कि नहीं है, सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। और अगर हम पाइथागोरस को डिलीट कर रहे हैं तो फिर एरिया को क्यों नहीं? और अगर है तो क्लैरिटी होनी चाहिए सबको कि है। किसी स्कूल में और कोऑर्डिनेट नहीं करवाया, पूछना फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूछना। आशवी आपको करवाया एरिया ऑफ ट्रायंगल? इसका सेक्शन सेम है कि अलग है? हमारे ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाया अभी। कोऑर्डिनेट स्टार्ट ही नहीं करवाया मैम, ट्रायंगल स्टार्ट नहीं कराया। चलो अभी जो है वो करो। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। फिगर दिया हुआ है 6.21, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है PQR। देखो फिगर ऐसे बनी है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है PQR, और इन बिटवीन उसके एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, या इसको इस तरह से ले लो, सबसे इजी होगा ड्रॉ करना। यहाँ तक ऐसे पॉइंट लिया, देन आई टेक अ पॉइंट हियर एंड देन आई टेक अ पॉइंट हियर। फिर क्या किया है, इस साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस साइड को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। सो वी हैव ट्रायंगल PQR एंड ABC, और ये सेंटर पॉइंट O। सो गिवन बेटा, जिस क्वेश्चन में अगर बुक के हिसाब से चले फिगर दी हुई है तो आएगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर भी रिक्वायर ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR सच दैट AB, तो यहाँ पे फिगर की जरूरत है। अब वहां देखो जहां पर आपको फिगर ना दिया हो, ट्रायंगल PQR, अब इसने लिखा है ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, क्योंकि हाउ डू आई एक्सप्लेन OQ एंड OR, कि O point is in the interior and OP, OQ, OR join. Further, PQ is drawn, AB is drawn parallel, A lies on OP, B lies on OQ। मुझे ना पूरी फिगर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो जहां पर तो बिना फिगर एक्सप्लेन के आपका डायग्राम बन जाता है,
जैसे कि है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये विदाउट फिगर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे फिगर नहीं डालनी तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सच दैट AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR and BC is parallel to QR। नहीं, ये तो दिया ही नहीं हुआ, BC parallel to QR, ये तो प्रूफ करना है। हाँ, टू प्रूफ मतलब सब कुछ ही हो गया। टू प्रूफ BC is parallel to QR, कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं, नथिंग। अब तक हमने अभी इतना बड़ा प्रूफ भी लिख कर आए हैं। जो थ्योरम पढ़ी है वो कौन सी है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसने क्या कहा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? क्या पढ़ा था हमने? क्या जरूरत होती है? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? उसमें क्या चाहिए होता है? ट्रायंगल। सबसे पहले क्या देखेंगे? एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में एक साइड को लाइन पैरेलल ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो बीपीटी का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है कि एक ट्रायंगल लो, उसमें एक साइड को एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की हो। तो जो लाइन जिस साइड को ड्रॉ किया उसको भूल जाओ, बाकी दो साइड्स कौन सी होंगी? प्रोपोर्शनली सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। समझ में आ गया? तो सबसे पहले बीपीटी का हमारा रूल, गिवन टू प्रूव, रब कर दूं? कर दो? लिख लिया सबने? ऑनलाइन सबने लिख लिया है? आरुष एंड आशवी, यस। तो अब हमें करना है इसका प्रूफ। देखो हमें दिया हुआ है, जहां पे आपको ट्रायंगल में ना ऐसा कुछ क्वेश्चन में पैरेलल लाइन दे दी, आप समझ लेना आपका बीपीटी लगेगा, ठीक है। पहली चीज तो हम कौन सा ट्रायंगल ले? पहले मुझे AB पैरेलल PQ दी हुई है, तो कौन सा ट्रायंगल आपको समझ में आता है? जब आपको AB पैरेलल PQ दी हो। PQ के साथ देखो ट्रायंगल कौन सा हो जिसमें AB भी आ जाए। POQ समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ गया ना क्यों लिया? क्योंकि मुझे PQ एक साइड चाहिए और AB उस ट्रायंगल में होना चाहिए, साइड्स को टच करता हुआ। व्हाई आई एम नॉट टेकिंग PQR? क्योंकि PQR में कोई भी ट्रायंगल नहीं दिया हुआ, कोई भी साइड पैरेलल किसी को नहीं दी हुई। अगर मैं AB ले रही हूं तो AB QR और PR को टच नहीं कर रही, ठीक है। तो आई टेक ट्रायंगल POQ, AB is parallel to PQ, therefore by basic proportionality theorem। मुझे नहीं समझ में आता कि अगर हमें ये दो लाइंस याद करनी मुश्किल लगती हैं तो ये चैप्टर मुश्किल क्यों है? मतलब क्यों कहेंगे हमें चैप्टर मुश्किल है जब पाइथागोरस भी डिलीट हो गया। आप क्वेश्चंस में एक पैटर्न देखो, आपको कहा हुआ है लाइन पैरेलल है, आपने ट्रायंगल का नाम लिखा, लाइन पैरेलल लिखी और लिख दिया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। So why do we say that this chapter is difficult? OA upon AP is equal to OB upon BQ। समझ में आ रहा है सबको? ये समझ में आ गया ना? हमने लिया ये ट्रायंगल को, अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूं, देखो ये ट्रायंगल हटकर आ गया ना मेरे पास। तो AB के जो एंड पॉइंट्स हैं वो OP और OQ पर हैं, तो दो हिस्से बन गए, उनकी रेशियो ले लो, OA अपॉन AP, OB अपॉन BQ। समझ में आ गया? इज दिस फिगर क्लियर नाउ? है ना? अब ऐसे ही बताओ हम दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लेंगे? आपको अब दी कौन सी साइड में? लिखो गिवन में कौन सी साइड हमने लिखी थी? गिवन देखो कौन सी लिखी हुई थी हमने? देखो क्या लिखा था, या बुक में देखो या फिगर में देखो, आपने कौन सी साइड पैरेलल गिवन लिखी हुई थी? AC इज पैरेलल टू PR। अब देखो AC और PR इकट्ठे किसी ट्रायंगल में आते हो तो हमें दिख रहा है ना POR। अब सीरियसली कॉन्ग्रुएंसी फिर मुश्किल था क्योंकि उसमें एक दो जगह पे ओवरलैपिंग फिगर्स थे। अगर आप इसमें आओ सिमिलैरिटी में तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, या बीपीटी या सिमिलैरिटी है, ओवरलैपिंग फिगर्स भी नहीं होंगी। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल POR, ठीक है, और हमें दिया हुआ है AC इज पैरेलल टू PR, दिस इज गिवन। तो सिमिलरली लिख लो, या यहाँ पे पहले ही सिमिलरली लिखो, रीजन बार बार देना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मुझे रेशियो फॉर्म करनी है, कोई बताएगा क्या रेशियो होगी? OA अपॉन
ओपी की एपी, एपी इज इक्वल टू ओसी अपॉन सी आर, आर सी ले लो या सी आर, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 2। अब इन दोनों रेशियोज में ना ओ ए अपॉन एपी सेम है ना। तो मेरे पास आ गया, नेक्स्ट लाइन होगी फ्रॉम 1 and 2, जो आप इससे थर्ड फॉलो करोगे, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। आ गया ये, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, दिख रहा है सबको। जहां आपको ना ये ट्राइंगल में विजुलाइज हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है। जब ज्योमेट्री समझनी है ना, हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री मैंने समझा दी, आपने लिख ली, आप विजुलाइज नहीं करते हो, तभी ज्योमेट्री मुश्किल है। अब मैंने क्या प्रूव किया यहाँ से कि ये OB अपॉन BQ, जो फ्लैट सा ट्राइंगल सा दिख रहा है ना नीचे, हमें नीचे वाला बेस है, उसमें देखो ये बना हुआ है, विजुलाइज हुआ। ये दो पार्ट्स, दो हिस्से थे, OB अपॉन BQ, यहां से OC अपॉन CR, विजुलाइज हुआ। तो ये दोनों जो पार्ट्स हैं किसी ट्राइंगल का हिस्सा बन रहे हैं। कौन से वाला ट्राइंगल होगा, QOR OQR ROQ, दिख रहा है सबको ये। इफ इट्स विजिबल क्लियरली तभी समझना ट्राइंगल हमें समझ में आ गए। तो इसी को अब मैं फर्दर आगे कैसे लिखूंगी, मैं करूंगी इन ट्राइंगल OQR। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, मैम एक बार बताओ, इसमें हमने क्यूओ क्यों नहीं मतलब डिवाइड किया, जैसे हम उसमें ओ आर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे उसको बेस लेके मतलब। क्या बच्चा, मैं समझी नहीं बात आपकी। मैम इसमें हमने ओ ए लिया, जैसे आपको ओ बी नहीं लेना चाहिए था किसमें बच्चे, मैंने देखो फर्स्ट वाली में। OB किसमें लेती मैं, पहले मैंने वो ट्राइंगल लिया POQ, उसमें लिया OA अपॉन AP, OB अपॉन BQ, फिर ठीक है, ट्राइंगल लिया POR, OA अपॉन AP, OC अपॉन CR, फिर ठीक है इन मैम, दो, आ हो गया ना गया क्लियर। समझ। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो ये मैंने थर्ड इन दोनों से एक अपना निष्कर्ष नहीं कहते, हमने रिजल्ट निकाला। अब इसको निकालने के बाद यूज कहाँ किया, इन ट्राइंगल OQR, ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। लिखो इन ट्राइंगल OQR since OB upon BQ is equal to OC upon CR, ये हमारा क्या है, प्रूव्ड अबव। अब जहां पे रेशियो दी हो वहां पर क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, देखो ये पॉइंट्स जो थे डिवीजन के, यहाँ पर B और C थे, BC इज पैरेलल टू QR, बस हेंस प्रूफ। और जब सिमिलर ट्रायंगल्स कर लोगे ना, ये और भी इजी लगेगा, क्योंकि वही सेम चीज सिमिलर ट्रायंगल से भी प्रूव हो जाती है, वही सेम चीज आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से भी प्रूव हो जाती है। समझ में आ गया इतना हमें, आर वी क्लियर, इतना क्लियर है सबको। अब आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 दोनों आपस में सेम ही एक तरह से, यही तो प्रूव करना था 20 तक। मिड पॉइंट थ्योरम है बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया सबने, ये कोई रहता है नहीं लिखा हो, लिख लिया हमने। क्वेश्चन 7 देखो, बुक्स कहाँ है आपकी, क्यों घर पे क्या कोई पढ़ रहे हैं उनको, कि उन्होंने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे आप जाओ, आज हमारा रेस्ट करने का मन है, ना बुक का मन है, मैं आज घर पे रेस्ट करूंगी आप जाके पढ़ो। यूजिंग थ्योरम 6.1, चलो शेयर करो उसके साथ, पढ़ो उसके साथ, दिखाओ इसको। यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 कौन सी थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। उसने प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल parallel to thirds another side bisects the third side. So this is basically your class 9 का mid point theorem.
पर इसको अब हम प्रूव करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ, ठीक है। A line drawn parallel to line from the midpoint of one side of triangle parallel to second side bisects the third side. एक ट्रायंगल है एबीसी, AB का मिड पॉइंट लिया, इससे एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल, तो ये मैंने D लिया, E पैरेलल लिया BC को. नाउ प्रूव दैट E is the midpoint of BC. Given triangle ABC, D is the midpoint of BC. समझ में आ गया ये? DE is parallel to BC. हाँ. D is midpoint of AB and DE is parallel to BC. To prove E is the midpoint of AC. अच्छा, E मिड पॉइंट अभी बनेगा तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, तो हमें प्रूफ बेसिकली क्या करना है, AE इज इक्वल टू EC. हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब मैंने कह दिया कि जितना हिस्सा AE है उतना ही EC है, तो इसका मतलब है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसमें, है ना. हम करेंगे सीधा प्रूफ. ये दोनों चीजों में D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC. आपको क्या लगता है हमारे लिए जरूरी चीज पहली क्या है जो हमने पढ़ा हुआ है? थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. दूसरी चीज हमारे लिए क्या जरूरी, मतलब मेरा अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो कहां से स्टार्ट होता है? ट्रायंगल, देन पैरेलल लाइंस. ट्रायंगल एंड देन पैरेलल लाइंस. ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे, पैरेलल लाइन कौन सी है? DE पैरेलल BC. दिस इज, हम क्वेश्चन को दिमाग में पहले सोचकर देखते हैं कि मुझे करना क्या है. जब मेरा वे आउट क्लियर हो जाता है ना तो लिखना बहुत आसान है. पहली चीज मतलब मुझे दिखा कि हाँ ट्रायंगल है ना. फिर मैंने देखा उसमें पैरेलल साइड कौन सी दी हुई है, कौन सी दी हुई है हमें? DE पैरेलल BC. दिख रहा है ना. तो इस DE पैरेलल BC में जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसमें क्या आता है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. समझ में आ गया इतना? चलो स्टार्ट करें. अब इसको ना आगे कैरी फॉरवर्ड करने के, फ्रॉम हियर देयर आर 2-3 वेज. इजी वाला जो है वो करवा दूंगी मैं. गिवन टू प्रूव रब कर रही थी, है ना. सबने लिख लिया था? नहीं रहता तो मैंने पूछा नहीं किसी से. चलो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ. तो पहले क्या लिखूंगी? इन ट्रायंगल. बोलो कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल? ABC. कौन सी साइड पैरेलल है? DE पैरेलल टू BC. साथ में अगर ज्यादा रीजनिंग लिखनी है तो हम लिखेंगे गिवन बाय बोलो बाय बेसिक. बोलो आगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. स्पीक व्हाइल यू राइट. ठीक है. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि ये रेशियो सेम है. तो D इज द, इसके बाद लिखेंगे, मतलब ये नेक्स्ट लाइन है आपकी, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. AD, इसका मतलब क्या हुआ? AD इज इक्वल टू DB. ये भी मुझे गिवन था, ठीक है. और इसी को मैंने लिख दिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, है ना. इस DB को नीचे ले गई, डिवाइड बाय DB ऑन बोथ साइड्स. समझ में आ गया? सो दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2. फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2. अब ये कहता है AD अपॉन DB किसके इक्वल है? 1 के. तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया. अब हम क्या करते हैं, इतनी हम मैथ्स करके आए हैं अब तक. इसके बाद हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये क्या आ जाएगा? ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए एक सिंपल मतलब लाइन ड्रॉ की थी. AE इज इक्वल टू EC. हाँ जी.
हो गया काम? ये 1/1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए इक्वल टू ईसी आ गया, दैट्स इट, प्रूफ कर दिया। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया इतना? विल राइट हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। अब वो कहता है इसके बाद जो इसका नेक्स्ट आया ना हमारे पास 6.2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। लिख लिया सबने ऑनलाइन? यस मैम। So next we have question number 8. अब इसने कहा है एक ट्रायंगल लिया, line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side equal to half of it. Parallel to third side तक का है, equal to half of it का है। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है। गिवन ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. क्लियर हो गया? ट्रायंगल में सिंपल सी बात की हुई है, D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का। मतलब अगर मिड पॉइंट थ्योरम बाद में करवाते हो और बेसिक पहले करवा देना, आपका ये प्रूफ बहुत आसान हो जाता है। और D को हमने ज्वाइन कर दिया, DE इज ज्वाइन। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? To prove DE is parallel to BC. So to prove DE is parallel to BC, हमें ये प्रूव करना है कि साइड्स पैरेलल है, दोनों मिड पॉइंट्स गिवन है, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रूफ पे आएंगे। अब जब भी मुझे प्रूव करना होता है साइड्स पैरेलल हैं, तो देयरफॉर आई शुड कम टू, लिख लिया गिवन टू प्रूव, रब कर दो। देखो, अगर तो मुझे पैरेलल साइड्स दी होती हैं, मतलब दो लाइंस पैरेलल दी होती है ट्रायंगल में, देन आई टेक कि हमें अगर लाइंस पैरेलल दी है तो मैं क्या लूंगी, इफ लाइंस आर गिवन पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो सेम होगी, है ना। अब मुझे प्रूव करना है लाइंस पैरेलल है, दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज गिवन। मुझे ये कंक्लूजन निकालना है कि लाइंस पैरेलल है, तो मेरा स्टार्टिंग क्या होना चाहिए यहाँ पर, रेशियो सेम। किसकी रेशियो सेम, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ठीक है ना। तो इसे मैं कैसे लेती हूँ, इन ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, D, AB। अच्छा, जब D मिड पॉइंट होता है तो क्या मतलब हुआ, AD इज इक्वल टू DB। और पीछे मैंने आपको करवाया भी था, तो AD अपॉन DB रेशियो क्या आ गई, 1। ठीक है, ऐसे ही मैं कह रही हूँ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी AC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू EC, या फिर AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, डिवाइड बाय EC ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है ना। क्या होता है, जैसे कि अगर लिखा हो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, तो आप लिखते हो x इज इक्वल टू 2y, है ना। मुझे लिखा हुआ है, या हमें लिखा होता है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू y। तो ये प्रूव करने का एक मतलब दिखाने का वे है, इसमें रीजनिंग हमारी कम हो जाएगी। तो अगर मुझे दिया हुआ है x इक्वल टू वाई, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड्स को y से डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरे पास x और y की रेशियो क्या आ गई, 1। एंड देन मोर ओवर अगर दो चीजें इक्वल है, 2 and 2, 2 and 2 की रेशियो क्या होगी, 2 अपॉन 2 इज 1। तो अगर मैं दो चीजों को इक्वल कह रही हूँ, तो मैं आपस में जब उनको डिवाइड कर रही हूँ, तो उनका नंबर क्या आएगा डिविजन का, 1। ठीक हो गया। और जब मैं एडी, अच्छा मैं अगर कह रही हूँ एडी अपॉन डीबी, एडी है क्या, क्या बोलोगे ज्योमेट्रिकली इसको, एडी क्या है ये, ज्योमेट्रिकली एडी, अगर सिर्फ एबी को भी भूल जाओ, एडी क्या है, लाइन सेगमेंट, है ना। तो जब मैंने एडी लिखा, तो लाइन सेगमेंट की क्या शो करता है, लेंथ। समझ में आ गया, एडी कुछ नहीं है, लाइन सेगमेंट की लेंथ है। मैं कह रही हूँ ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब आपको अगर नंबर के साथ दिखाओगे, आप कहोगे 3 होगा तभी है, 4 के साथ भी सही होगा, 5 के साथ भी सही होगा। मैं आपको कह रही हूँ ये 100 भी हो जाए, तब भी हमारा रूल वही रहेगा। दैट्स वाई हमने उसको एक जनरल फिगर के साथ एक्सप्लेन कर दिया, एक हमने उसका वेरिएबल एडी ले लिया। जब हम लाइन सेगमेंट एडी ले रहे हैं ना, इसका मतलब मैं उसकी लेंथ की बात कर रही हूँ। समझ में आ गया। तो AD is length of line segment AD and DB is length of line segment DB। तो इन दोनों के नंबर सेम है, तो ऑफ कोर्स उनको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। अब मैं लिखूंगी फ्रॉम 1 and 2। हाँ जी, देखो क्या मैं लिख सकती हूँ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्योंकि दोनों क्या है, ईच इक्वल टू 1, both are equal to same number, therefore both are equal। समझ में आ गया। अब आ जाओ, हमने रेशियो प्रूव कर दी, तो मैं अब इसको अपने क्वेश्चन में कैसे लेकर आऊंगी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मेरी ये फिगर अब थोड़ी टाइम के लिए हाइड हो जाएगी, मैं इसके आगे ही लिखूंगी, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सिंस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हो जाएगा प्रूव्ड अबव। तो अब यहां पर मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हाँ जी, AD और DB, AC और EC, AE और EC, कॉमन पॉइंट दोनों में क्या है, D, कॉमन पॉइंट दोनों में क्या है, E। तो क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC। समझ में आ गया। यहां से जो दो साइड थी AB और AC, इनमें कॉमन पॉइंट जो बने थे वो D और E थे, और यहाँ पर रह गया BC। so DE is parallel to BC, hence proof। this is when I don't need to see the figure, और मुझे सिर्फ अपने लेटर से ही बताना है, मुझे पेज नहीं पलटना और वहां देखना है मुझे। समझ में आ गया। चलो ये विद प्रैक्टिस आएगा, मत समझो, फिगर देखो साथ में। therefore DE is parallel to BC। समझ में आ गया। therefore DE is parallel to BC। मैम ऐसे था ना, आपने AB के दो हिस्से किए, एक AD और एक DB, AC के दो हिस्से किए, AE और EC, ठीक है, और D और E को ज्वाइन किया, विच इज पैरेलल टू BC। नहीं समझ में आएगा, विद प्रैक्टिस आएगा, बट दिस इज समथिंग विच कम्स थ्रू प्रैक्टिस ओनली। ये होता है ज्योमेट्री को एक स्टोरी की फॉर्म में जब याद रखते हो, या एक पैटर्न की फॉर्म में याद रखते हो, कि आपने AB को दो हिस्सों में डिवाइड किया, AD और DB, AC को दो हिस्सों में डिवाइड किया, जो दो पॉइंट्स थे वो थे D और E, वो किसको पैरेलल होंगे, BC। ठीक है, दिस इज व्हेन ज्योमेट्री इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। I always view geometry as a form of a story। मेरा क्वेश्चन भी जब मैं प्रूफ लिखती हूँ ना, तो I always feel कि जैसे होता है ना स्टोरी में एक चैप्टर दूसरा चैप्टर, तो वैसे वो फॉरवर्ड हो, पहले एक स्टेप आए फिर दूसरा फिर तीसरा, एंड इन द एंड एवरीथिंग कम्स टुगेदर। So I always remembered, I always
अंडरस्टूड माय ज्योमेट्री लाइक दैट। ठीक है, चलो अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, कुछ नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? क्वेश्चन नंबर 9। मेन तो ऑनलाइन है, तुम लोगों ने तो लिख लिया, मुझे पता है। ठीक है, जब तक आपका नाम है तो पता है मुझे, उनको आलस होता है, कौन बोलेगा, दिस इज व्हाट ऑनलाइन पीपल डू एक्चुअली। ठीक है ना, चलो ठीक है, अब तो दो बच्चे हैं, जब सारे ऑनलाइन होते तब सोचो क्या हाल। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect at point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. पहले तो एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करो। हाँ जी, कल तुम ट्रेपीजियम के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या था? हमारी मैम ने क्या कहा? नहीं नहीं, सीरियसली पता क्या है, आई डोंट से, मैं सुबह ऐसे ही सोच रही थी कि किसी टीचर ने अगर बोल दिया तो होता क्या है, एज मुझे नहीं पता वो मैम कैसे हैं, आई एम सपोजिंगली अच्छे होंगे, तो आप इतनी फेवर ले रहे हो, अच्छी बात है। होता क्या है, आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंट, माय अकाउंट्स के सर ने कहा था, पहले थे काफी साल पहले यहाँ पर, तो ही सेड कि कभी कभी ना हम पढ़ाते हुए एज टीचर्स हम गलती करते हैं। ठीक है, तो जब हम गलती करते हैं ना, तो ऑब्वियसली हम बच्चों के सामने एडमिट नहीं करते कि हमने गलत बोल दिया, या हमने ईगो आती है बीच में, तो हम नहीं बोलते। कहते हैं आई वाज इन द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ माय करियर, जब उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो मैंने कॉलेज में, इनफैक्ट ऑब्वियसली व्हेन यू आर टीचिंग 11th 12th का बच्चा पास आउट होके आता है, उसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा वो बड़े लेवल में आता है ना, जल्दी बात नहीं मानता। तो कहते हैं मैंने कॉलेज में, मेरा पहला हफ्ता होगा, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, गलत बोल दिया, राइट? तो आफ्टर सम टाइम that child, because he was intelligent, he got into argument कि सर आप गलत बोल रहे हैं। एंड इन दैट स्टेज, बॉयज कॉलेज है, आप गलत बोलकर आप एडमिट कर लो तो आप पूरा साल आप टिक नहीं सकते वहां पे, पता है, बिकॉज ऑब्वियसली द एकदम से हुड़दंग बन जाता है ना कि सर को नहीं आता। तो कहते मैं आर्गुमेंट में चला गया कि नहीं मेरा ठीक है, तुम्हारा गलत है। एंड देन दैट बॉय वाज सो एडमेंट, ही टुक मी टू द सीनियर टीचर। कहते अब सीनियर टीचर का मुझे नहीं पता मेरी किस्मत अच्छी थी या वो था, सीनियर टीचर ने भी गलत बोला और उसको हमने बोल कर भेज दिया वापस। तो आफ्टर फ्यू डेज ऑब्वियसली व्हेन आई हैड टू टीच द टॉपिक अगेन, या फिर मैं फर्दर यूज करता, तो हमने उसको समझाया, मतलब उसने कहा सर आपने तब ये बोला था, कहते वो तब का था, मतलब दैट वाज टॉपिक में रैप अप करते हैं। तो हाँ, एज टीचर्स मैं भी बहुत चीज बोल जाती हूँ, पर अगर मैं बोलती हूँ तो मैं कह देती हूँ कि नहीं गलत बोला है भाई, ठीक है, बिकॉज मेरी क्रेडिबिलिटी इस बात पे नहीं होती है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, गलती होती है, लिखते हुए गलती हो जाती है, बोलते हुए मैं कुछ बोलती हूँ और गलत लिख देती हूँ, वो भी होता है। हाँ, मेन चीज है गलत पढ़ाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, और जो चीज नहीं आती वो सोचनी चाहिए कि मैंने ठीक बोला है कि नहीं। अच्छा, इसमें अब क्या दिया हुआ है आपको? ट्रेपीजियम दिया हुआ है और आपको पैरेलल साइड्स भी बताई हुई है, AB इज पैरेलल टू BC, ठीक है। सो गिवन अ ट्रेपीजियम ABCD, ट्रेपीजियम में ना हमेशा मेंशन किया होगा AB इज पैरेलल, कौन सी साइड्स पैरेलल, ठीक है। नहीं दिया होता तो हम अपनी मर्जी से लेते हैं, लेकिन जब ऐसे वाला क्वेश्चन हो ना, यहाँ पे देखो फिगर नहीं दी हुई है ना अर्जुन, यहाँ फिगर नहीं दी हुई, यहाँ फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है, तो जहां फिगर खुद ड्रॉ करनी है ना, वहां मेंशन किया होगा AB इज पैरेलल, कौन सी दो साइड्स पैरेलल है, और डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। डायगोनल्स आर ज्वाइन, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, तो मैं गिवन में भी लिख दूंगी डायगोनल्स इंटरसेक्ट, जब कुछ समझना आए तो। हाँ, diagonals intersect at point O. To prove AO upon OB, BO, AO upon BO is equal to CO upon क्लियर हो गया है ना? आपको पता है कि आपको रेशियो इक्वल प्रूव करनी है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स अ ट्रायंगल, एंड देन उस ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल मुझे सिर्फ ये दी हुई है AB और DC, और सोचो क्या ये दोनों इकट्ठी किसी ट्रायंगल में आ रही हैं? अगर AB एक ट्रायंगल का हिस्सा बनती है तो DC उससे बिल्कुल बाहर है, और अगर मैं DC को ट्रायंगल का हिस्सा लेके चलती हूँ तो AB बिल्कुल बाहर हो जाती है।
हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों को एक ट्रायंगल में फिट करने के लिए हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मेरा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू सीडी कर दो या पैरेलल टू डीसी। ओ से ड्रॉ किया ओ ई पैरेलल टू सी। समझ में आ गया? सिर्फ एक साइड को पैरेलल ड्रॉ करते हैं, वो क्यों पता नहीं, लेकिन यूजुअली एक साइड को ड्रॉ किया है, दूसरी को हमने अपने आप प्रूफ वैसे ही वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, पर हम स्टार्टिंग में वो लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो ओ ई पैरेलल टू सी डी आया ना, ये दो ट्राइंगल्स में आ गया। अगर मैं ट्राइंगल लेती हूं ए डी सी, ठीक है ना, दिख रहा है ना, मैंने ओ ई पैरेलल टू सी डी ले लिया, रेशियो बन गई। अब इसको ए बी के साथ लेना है, तो कौन सा ट्राइंगल लूंगी, ए बी डी। समझ में आ गया ये? आई विल टेक देन ट्राइंगल ए बी डी। समझ में आ गया? नहीं, पैरेलल तो बताती हूँ, पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से लिया, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। अगर आपके पास पैरेलल लाइंस आ गई, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैरेलल लाइंस आ गई हैं, तो तुम क्या करोगी, सबसे पहले ट्रायंगल फिक्स करोगी जिसमें ओ ई और सी डी आ जाए। समझ में आ गया? अब एक तुमने ओ ई और सी डी के साथ लिया, राइट, अब यही ओ ई ए बी को भी पैरेलल हो जाएगा, तो अब ओ ई और ए बी को एक ट्रायंगल में फिक्स किया, तो हमने लिया ट्रायंगल ए बी। इनमें रेशियोज लेंगे और तब जाकर, या फिर अब देखो ट्रेपेजियम में डायगोनल्स की बात आ गई है, तो पहले तो देखो एक डायगोनल है ओबी, उसके साथ कौन सा ट्रायंगल बनता है जिसमें ओ ई बीच में आ जाए। तो एक ट्रायंगल अगर बी डी हमने लिया है डायगोनल, तो ए बी डी हो गया, और अगर एक ए सी है तो ए डी सी आर। समझ में आ गया? दीज आर द वेज टू रिमेम्बर अ क्वेश्चन, जिसे आपको याद करना आसान रहे। तो सबसे पहले लिखो, पहले लिखोगे प्रूफ में, the first line of my proof will say AB is parallel to DC। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ओ हाँ हाँ, ठीक है, पहली चीज तो आप ये क्लियर कर दो, ए बी डी सी और ओ ई पैरेलल है। यहाँ पर ई ओ भी लिख सकते हो, है ना, सो दैट जो वो कंफ्यूजन होती है ना कि नहीं मैम हमने पैरेलल नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा, तो उस चीज को भी आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पर भी आई राइट इट लाइक ईओ पैरेलल। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ पर। मैं गिवन टू प्रूफ रब कर रही हूँ, और कंस्ट्रक्शन भी। प्रूफ का पहला हिस्सा मैंने लिख दिया। So now I'll take in triangle ADC, अगर ये दिख रहा है ना, ठीक है, EO is parallel to DC by construction, therefore by basic proportionality theorem, AE upon ED is equal to AO upon OC। ये है नंबर 1। क्लियर हो गया इतना सबको? इतना क्लियर है? अब इसी के साथ दूसरा ट्रायंगल लिखना है, वो कौन सा होगा सिमिलरली,
Similarly, in triangle ABD, OE is parallel to BA. Proved above. ठीक है, तो सिमिलरली हमने लिखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लिख चुके हैं, तो हम लिख देंगे। अब देखो करना क्या होता है, इसमें ध्यान क्या रखना है, that if I have taken AE upon ED, तो यहाँ पर भी मैं AE upon ED लिखूं, तो मेरे पास साथ में क्या आ जाएगा, OB upon OD। Therefore यहाँ से आ जाएगा AE upon ED is equal to BO upon OD। इतना क्लियर हो गया। मैंने AE अपॉन ED लिखा था, तो मैंने यहां पर भी AE अपॉन ED लिखा। A के साथ देखो पैरेलल में BO, और ED के साथ फिर कौन सा आएगा, OD। समझ में आ गया। जो ये कॉमन वर्टेक्स D था, इनके साथ कॉमन वर्टेक्स D आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट D था ना, दोनों ही लाइन सेगमेंट्स का, AD का और DB का स्टार्टिंग पॉइंट D है, तो DE और यहां से OD, और हिस्सा रह जाएगा AE और यहां से रह जाएगा OB। समझ में आ गया ये। तो दिस इज नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो ये आ जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, क्योंकि ईच इज इक्वल टू AE अपॉन ED। प्रूफ में हमें AO के साथ नीचे इन द डिनोमिनेटर वी नीड BO, तो इसको यहां भेजते हैं, इसको यहां भेजते हैं। हाँ जी सर ने अब इसको क्या कहा था तुम्हारे, बोला था इसका नाम कोई, हाँ नहीं, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट। हाँ जी, इसको कहते हैं बच्चे ऑल्टरनेट। ठीक है, कुछ नहीं, 2/3 इज इक्वल टू 4/6। इसका डिनोमिनेटर नीचे लेकर आ गए, इसका न्यूमरेटर नीचे, यहाँ डिनोमिनेटर ऊपर, तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहा था ये नंबर्स हैं, AO CO OB OD, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, AO अपॉन OC दिया हुआ था, और हाँ BO अपॉन OD दिया हुआ, ये हमने प्रूफ किया दोनों को इक्वल करके, ये दो नंबर्स लेकर। मैंने कुछ नहीं किया, AO के साथ OB चाहिए, तो यहाँ नीचे अगर OB को भेज दिया, OC को ऊपर भेज दिया। ये प्रोसेस होता है एक रेशियोज का, इसको प्रॉपर नाम दिया हुआ है, एक टेक्निक है, या कह लो कि एक वर्किंग है जो ट्रू होती है। ठीक है ना, तो मैंने बस इसको भेजकर जब AO और BO और CO और OD को किया, रेशियो ली, तो रेशियोज विल बी सेम। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। रेशियोज में आपने किया नहीं होगा, ना ही लिखना है, समझा रही हूँ सिर्फ, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंड। आपने न्यूमरेटर और एक के न्यूमरेटर को और एक के डिनोमिनेटर को इंटरचेंज किया, उनकी आपस में प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि कह रहे हैं 2/3 इज इक्वल टू 4/6, इस 4 को यहां भेज दो, इस 3 को यहां भेज दो, तो क्या 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ये प्रोसेस है नंबर्स के साथ। समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस। मैम जैसे आपने इसे चेंज किया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटो। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट। जब रेशियोज को इन्वर्ट कर देते हैं तो वो होता है इन्वर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको करवाया था, लिख लो, अच्छा लगता है स्कूल में पूछना मैम से, है ना, मुझे पता है। 2/3 इज इक्वल टू 4/6, और अगर मैम ने ना 2010 से पहले पढ़ाई की हुई है तो मैम को पता होगा। ठीक है, 2005 से पहले कह लो तो उनको पता होगा, और अगर उन्होंने उसके बाद किया तो नहीं पता हो सकता है। ठीक है, तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6, अगर मैंने इसे इन्वर्स कर दिया ना, तब भी ये सेम होता है, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेंट। फिर एक होता है 2 + 3 2 - 3, ऐसे ही 4 + 6 4 - 6, भूल जाओ, ये भी एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड। जाओ, ठीक है।